Hello students, welcome to my class. In my last lecture, I was discussing about the Rutherford's atomic model. मैंने किस बारे में आपको बताया था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, और उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं उसे भी मैंने डिस्कस किया था कि उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अब आज आपको जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हैं उसको क्लियर किया था बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने। लेकिन बिफोर बोर्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कसिंग द बोर्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं, बिकॉज इन थ्योरी के बिना आप बोर थ्योरी को कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे। सो डेवलपमेंट लीड्स टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके लिए जो सबसे पहला चीज हमें समझना पड़ेगा वो है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये हमारी न्यू थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, प्रॉब्लम अब होगी बच्चों। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वेव क्या होता है। आई होप आपने क्लास 9, 10th, 11th में भी पढ़ा होगा, और अगर आप ड्रॉपर हो तो 12 में भी आप जानते हो। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच एमिट फ्रॉम अ सोर्स and travel from one end to another end and its carry energy not matter। मैंने क्या बोला कि वेव एक डिस्टरबेंस है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड थ्रॉप एंड इट्स कैरी एनर्जी नॉट मैटर। और ये साथ में क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है, मैटर नहीं, मास नहीं कैरी करता। कोई प्रॉब्लम? और जनरली जो है ये एमिट कहाँ से होता है? जो लाइट एमिटिंग डिवाइस है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, इससे वेव आपके क्रिएट होते हैं। इसमें अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होते हैं तो हम उसे कहते हैं साउंड वेव। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट सोर्स से आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? लाइट वेव्स। चलो, दिस इज द वेव्स। ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। अब वेव ने जो है आपकी कुछ चीज़ें समझने वाली है। वो क्या चीज़ें हैं? देखो, ये जो है आपका क्रेस्ट है, ये थ्रॉप, क्रेस्ट, थ्रॉप, सो ऑन। अब ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो सबसे पहला टर्म मैंने देख लिया वो क्या था बच्चा? जल्दी से बता दो। यस, दैट इज एम्पलीट्यूड। If anyone asks you what do you mean by amplitude, that is the maximum displacement of a wave from its mean position is known as amplitude। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपको पता है ये पॉजिटिव साइड में है तो मैंने इसे लिख दिया +a, और अगर ये नेगेटिव साइड में है तो मैंने इसे लिख दिया -a। क्रेस्ट एंड थ्रॉप, क्रेस्ट एंड थ्रॉप। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? और ये आप इजीली फैमिलियर हो इन चीज़ों से, क्योंकि आपने इसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। बिल्कुल सर जी। चलो, अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है तो जो, अच्छा डेफिनेशन लिखवाने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आई होप आप इसे कर सकते हो। और इसकी यूनिट जो होती है जनरली आप लिखते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, एटसेट्रा। इन चीज़ों में आप इसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा। I will not waste your time. The next one is wavelength. If anyone asks you what do you mean by wavelength, wavelength का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। What is लैम्डा? अब देखो, ये क्रेस्ट है और ये तो आपका एम्पलीट्यूड है। टू क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और टू थ्रॉप के बीच का, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, यही तो है आपका, इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रॉप इज नोन एज वेवलेंथ। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये ऐसा नहीं करना है। एक क्रेस्ट है, दूसरा थ्रॉप है। पिक पोजीशन को क्रेस्ट और थ्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर गया इसे क्रेस्ट, दैट इज थ्रॉप, देन क्रेस्ट, देन थ्रॉप, सो ऑन।
क्लियर। और साउंड वेव के केस में तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो अभी हमें उसमें ज़्यादा नहीं डीप जाना है, वो आपकी फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब आपसे पूछे वेवलेंथ क्या है, द डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड थ्रॉप इज नोन एज वेवलेंथ। अब जो ये वेवलेंथ की जो यूनिट आपको दिखेगी बच्चों, वो उसकी यूनिट जनरली होती है आपका क्या, एंगस्ट्रॉम में होते हैं, पिकोमीटर में भी शो कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी शो कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कभी कभी शो कर देते हैं। जो जनरल यूनिट आप देखोगे वो एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और नैनोमीटर ही आपको दिखता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर। थर्ड वन आता है आपका फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम सिंबलाइज करते हैं न्यू से। किससे करते हैं? न्यू से। वी को थोड़ा पलट दो, डेट इज कॉल्ड न्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू, एन यू, न्यू। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? और फ्रीक्वेंसी का सेकेंड डेफिनेशन भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, अगर जैसे कोई साइकिल कंप्लीट करे, जो पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी जो यूनिट होती है हर्ज होती है या होती है साइकिल पर सेकेंड। अगेन आई एम रिपीटिंग, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जब आप साउंड की बात करते हो तो आप जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हो, लाइक टीवी, रेडियो, लैपटॉप्स, उसके बाद और भी जो भी चीज़ें होती है उसमें आप फ्रीक्वेंसी की बात सुनते हो, वेवलेंथ की बात सुनते हो, एम्पलीट्यूड की बात सुनते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके वेव, क्योंकि साउंड क्या है, साउंड ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। चलो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट फोर्थ वन अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज, वेट फॉर अ मोमेंट, दैट इज टाइम पीरियड। अगर आपसे कोई पूछे भैया टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू होता है यूनिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अपन लिखते हैं 1/T, याद रखना। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई होप ये सब आप जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट टाइम पीरियड हो चुका। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ वेव। क्या बात करते हैं? वेलोसिटी ऑफ अ वेव। आप जानते ही हो वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इज वेरी इजी, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिमिलरली दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी भी वेव भी ट्रेवल करती है, बस फॉर्म उसका अलग होता है। तो जितना टाइम में वो जितना पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट, हियर विल टेक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अ वेव। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे बताने के लिए स्पेशली बताना है, और ये आप चीज़ें 8 में भी पढ़ चुके हो। आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो लिखते हैं अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ किसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं बच्चों? लेमडा, क्योंकि लेमडा ही तो है मैक्सिमम द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव थ्रॉप्स इज नोन एज वेवलेंथ। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड ही तो है, टी, लेमडा अपॉन टी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब हम देखो क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t लिख सकता हूँ क्या? अब आपको पता है 1/t इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। सो v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। ये आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ, ये याद रखना,
वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी। एम आई राइट? इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे। और एक चीज़ याद रखना, अगर v जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। अगर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू c अपॉन म्यू। और c की वैल्यू सबको पता है क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बेस लेवल से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, कोई भी टफ लेवल मैंने यहां पे आपका नहीं लिया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चलो, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, वो नेक्स्ट टर्म आ जाता है आपका वेव नंबर। क्या आ जाता है बच्चों? वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर को लिखते हैं न्यू बार। किससे शो करते हैं? न्यू पे बार लगा देना। वेव नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, या ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। यानी रेसिप्रोकल ऑफ, सिंपल वर्ड में समझो, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ जो होता है ना आपका, वेव नंबर देता है। ये याद रखना, ये आपके आगे काम आएगा बच्चों, जब अपन स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे तो ये वेव नंबर पे आपके डेरिवेशंस आएंगे। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। और इसकी जो यूनिट होती है ना बच्चों, जनरली आपको दिखेगी पर सेंटीमीटर। क्या दिखेगी? पर सेंटीमीटर। क्लियर? ये कुछ कुछ जो सिंपल टर्म्स हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम अभी भी इसके बारे में जान गए हैं, और आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब इसके रिगार्डिंग कुछ मैं क्वेश्चंस करूंगा, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पहले बेस थोड़ी सी अच्छी कर लूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देन अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे भी आएंगे, लेकिन जो जनरल टर्म्स हैं उसको पहले कर लेते हैं। चलो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे दूं, थोड़ा सा मुझे समय दें। क्वेश्चन है, येलो लाइट emitted, yellow light emitted from a sodium lamp, yes, has a wavelength of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of this light। जो आपको क्या ढूंढना है? फ्रीक्वेंसी ढूंढना है और वेव नंबर ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां लिख दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द wavelength range of the visible spectrum extends from violet 400 nanometer to red, क्या हो गया? 750 नैनोमीटर। ओके, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। पहले ये 2 क्वेश्चंस कर लें, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बेसिक्स लेवल्स में भी आपके काम आ जाएंगे। ओके, चलो, क्वेश्चन क्या है? आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि भैया जो आपका है वेवलेंथ वो कितनी है? व्हाट इज गिवन इन वेवलेंथ? वेवलेंथ इज गिवन 580 नैनोमीटर, दैट इज 580 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 मीटर। एम आई राइट? यस सर। देन व्हाट इज गिवन हियर? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। हमें क्या ढूंढना है? फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ढूंढना है ऑफ दिस लाइट।
क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा। c क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10 टू द पावर -9। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इट्स सो मच इजी ना। आपसे पूछा जाए वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। व्हाट इज 1 ईयर क्या होगा? 1 तो इधर ही ऐसे ही होगा, दैट इज 580 इंटू 10 टू द पावर -9। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? पर मीटर में आ जाएगा, पर सेंटीमीटर में चेंज कर देना। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल एनसीईआरटी में कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। कभी कभी नीट के एग्जामिनेशन में और जेईई मेन के एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आपकी थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी होगी। और कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको थोड़ी बहुत जितनी मुझे टेक्निक आती थी मैं बता चुका। बाकी मैथ्स और फिजिक्स आप पढ़ते हो, उधर ज़्यादा कैलकुलेशन आता है, तो आई होप आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली अच्छी होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसे पढ़ लें। यस, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब आपको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम तो आपने पढ़ चुके होंगे। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे अप साइड क्या आता है? रेड, एंड देन क्या आता है? वायलेट। यस, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो एक्चुअली होता है 7500 एंगस्ट्रॉम, एंड वायलेट का वेवलेंथ जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। ये जनरल डेटा है, कभी कभी किसी बुक में 7600 एंगस्ट्रॉम भी देते हैं और 3900 एंगस्ट्रॉम भी देते हैं। और इसमें आपको पता है 7 कलर का बैंड होता है। क्लियर टू यू? जो सनलाइट जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, आपने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष 7 रंगी 7 कलर, वही 7 कलर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, विबग्योर। कोई दिक्कत? जो कहता है भैया रेड का देखो बिल्कुल 750 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। अब डेटा आप कुछ भी ले लो, अगर आपसे पूछे एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, तो मैं मान लिया यहाँ μ1 और इसको मान लिया μ2। तो चलो बताओ μ1 इज इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है c अपॉन लेमडा 1 लिख दूं, इसको लेमडा 1 मान लूं, और μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा। क्या c की वैल्यू सबको पता है सर? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा 1 750 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में लिख दो, नॉट अ इश्यू। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? नहीं। हम इस पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस और कर लूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न के हैं, कुछ भी नई चीज़ें नहीं बताने वाला मैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं लिख लूँ, थोड़ा सा वेट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सर्टेन रेडियो स्टेशन broadcast on a frequency of 980 किलोहर्ट्ज़। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। What is the wavelength of electromagnetic radiation? कोई प्रॉब्लम वाली बात है? एक बार फिर मैं बताता हूँ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रॉडकास्ट बाय द रेडियो स्टेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द वेवलेंथ of a beam of light is 25 micrometer. Okay, what is its frequency? And वेव नंबर। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या है? ये 2 क्वेश्चंस हमारे आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हम इस क्वेश्चनों पे अटैक करें? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी है आपको, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग टू
यू। ओके सर, चलो क्या है क्वेश्चंस। A certain radio station broadcast on a frequency of 980 किलोहर्ट्ज। ओके, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो डेटा गिवन है वो डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या है 980 किलोहर्ट्ज, यही तो गिवन है 980 किलोहर्ट्ज। किलो को आपको हर्ट्ज में चेंज करना है, 980 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ओके, नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इज वेरी सिंपल। आपको क्या पूछा है, वेवलेंथ ढूंढना है। आपको पता है वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन म्यू। c क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 980 इंटू 10⁻³। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दी गिवन है, द वेवलेंथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज 25 माइक्रोमीटर। क्या दिया हुआ है 25 माइक्रोमीटर। तो भैया 25 माइक्रोमीटर जो गिवन है इसका मतलब क्या गिवन है, आपका वेवलेंथ गिवन है 25 माइक्रोमीटर, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। वेवलेंथ आपके आ गए। अब आपको पता है भाई क्या ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, c अपॉन लेमडा 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻⁶। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल टू यू? ओके, नाउ given here what is wave number, and wave number we people know is equal to 1 upon lambda। lambda की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻⁶। क्या आपसे बन जाना है? क्लियर? दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, काफी इजी क्वेश्चंस हैं आपके, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल को टच करते हैं। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं एक बारी आपको 5th 6th फ्लोर पे ले जाऊं, बिल्कुल बेस लेवल से हमें जाना है। हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, आपको हर तरह की चीजों को समझ के आगे बढ़ना है। क्लियर? हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, जो मेरा आज का प्राइम टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो क्या डिस्कस करता है, इस चीज को समझो। इसे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का कहना है कोई भी लाइट एमिटिंग डिवाइस है, सपोज करो कि भैया ये बल्ब है, कोई भी लाइट एमिटिंग डिवाइस है, उससे जो आपका रेडिएशन निकलता है वो कंटिन्यूअसली निकलता है। दैट इज जो एनर्जी होती है, जो रिलीज होती है, वो कंटिन्यूअसली रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। समझ में आया? कहते हैं एनर्जी एमिटेड बाय अ लाइट बाय अ एनी सोर्स इज कंटिन्यूअस एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब वेव्स है तो भैया ऐसे तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते, वो कैसे ट्रेवल करेंगे? बिल्कुल ऐसे, ऐसे मींस रेगुलर ट्रेवल किए जा रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअसली है। जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, द रेडिएशन एमिटेड, again I'm repeating, the radiation emitted by a source, by a light emitting source is continuous and in the form of wave, and this wave is known as radiant wave। इस वेव को क्या बोला जाता है? रेडिएंट वेव बोला जाता है। कौन सा वेव बोला जाता है? द वेव एसोसिएटेड विथ अ रेडिएशन इज नोन एज रेडिएंट वेव। ये तो बहुत अच्छी बात बता दी। अब क्या किया, जो ये जो लाइट एमिटिंग सोर्स है, इससे जो रेडिएशन निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इनकी कुछ प्रॉपर्टी नोटिस की। देखा गया कि इस वेव में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी सोर्स करते हैं, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। These waves can possess electrical behavior, electrical property as well as magnetic behavior। यानी इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट वेक्टर भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वेक्टर भी होगा। यानी दो वेक्टर्स, दो फॉर्म में दोनों प्रॉपर्टीज ये शो कर सकते हैं। अब जब इन वेव में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की कैपेबिलिटीज है, ड्यू टू दिस रीजन दिस वेव्स आर ट्रीटेड एज इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक तो आप जानते हो, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इस वेव में इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों है।
और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है एंड द वेव प्रोपगेशन ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद रखना बच्चों। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी अगर मैं इसका एक फिगर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो आपको पता है, सपोज करो ये वेव इस तरीके से ट्रेवल किया, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, और इस तरीके से दूसरा, सॉरी पार्डन, सो ऑन। ये जो आप देखो इनके और इनके बीच में जो एंगल आपका बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का। ये आपको मैं 3D डायग्राम में आप देख सकते हो। और उसी तरह से वेव प्रोपगेशन के लाइन में भी अगर आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देख लो तो बिल्कुल इनके बीच में क्या हो जाएगा? बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ आएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? सो ऑन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ जो मेन मेरा टारगेट है उसको पहले पूरा करूं, उसके बाद ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोलते हैं हम समझ गए। उसके बाद इस वेव को देखा गया कि इस वेव के प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हुई ट्रेवल करने के लिए। और जब फिर इस वेव को नोटिस किया गया तो देखा गया ये जो वेव ट्रेवल करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू द वेलोसिटी और नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी इस वेव की जो ट्रेवल करने की वेलोसिटी होती है वो नियरली इक्वल होती है। इसलिए बार बार मैंने बताया लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। आप पूछ सकते हो सर वेलोसिटी तो दी नहीं थी, आपने कैसे ले लिया? ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगेन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दैट इज the radiation emitted from a light emitting device is continuous and the wave associated with this radiation is known as radiant wave। यानी लगातार रेडिएशन एमिट होगा, रुकेगा नहीं। बार बार मैं बोल रहा हूं, वाई? क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलता है रेडिएशन एक कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। इसलिए बार बार मेरी बात को सुनो, ये कंटिन्यूअस बोला था और ये कंटिन्यूअस बोलने की वजह से इसके ड्रॉबैक आ गए। इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन नहीं किया, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन नहीं किया, इसने हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ सॉलिड विद द फॉर्म, जो हीटिंग कंपोनेंट होता है ऑफ सॉलिड इन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो भी मैं बताऊंगा। इसने लाइन स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन नहीं कर पाया। ये चार चीजें बेसिकली ये डिफाइन नहीं कर पाया था और इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आई थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैं, आप घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक एक चीज बताऊंगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों डिफाइन नहीं कर पाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे तो आईआईटी जेईई और नीट में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक एक बेसिक लेवल को टच करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दे। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी, मैं अब ज्यादा लेक्चर भी नहीं लूंगा, कम लेक्चर्स में आपको कंपैक्ट नॉलेज मिल जाएगी। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है? क्यों इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और इनकी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सर मुझे बता दो। अरे भैया बहुत बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मैं बात करूं भैया कॉस्मिक रेस की, अच्छा ये तो सर देखा ही नहीं है, रेस को देख भी नहीं सकते ना, वेव्स है, वेव्स को हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख नहीं सकते। कॉस्मिक रेज, उसके बाद मैं बात करूं भैया गामा रेस का नाम तो सुना होगा। अच्छा गामा रेज नहीं, एक्सरे तो तुम्हारी हुई होगी कभी ना कभी, एक्स रेस का बात हो जाएगा। उसके बाद भैया सनलाइट में आपको पता है यूवी रेस का नाम तो सुना, जिससे स्किन कैंसर होता है, ओजोन लेयर जो एब्जॉर्ब करता है, करते हैं ना, बिल्कुल यूवी रेज आ जाएंगे। देन विजिबल रेज जो इनके बीच में आते हैं, देन इंफ्रारेड
इंफ्रारेड आ जाएंगे, यस सर। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा, बिल्कुल नाम सुने हो क्या, बिल्कुल। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा, रेडियो वेव आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस कैटेगरीज में आते हैं। रेडियो वेव्स में आपने सब सुना होगा। एफएम पे आज ये गाना फरमाइश की गई है और इस गाने के धुन पे आज आप भी इंजॉय करें। तो ये इसमें एएम है और एफएम है। आप जानते हो एएम और एफएम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नाम सुना होगा आपने, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो मैं इतना फिजिक्स में नहीं जाने वाला, मैंने थोड़ी थोड़ी बात आपको बता दी, साथ में चल रहे हैं। तो ये जो वेव्स हैं ये सारे में जो है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का कैपेबिलिटीज होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखना बच्चों, इस तरीके से ये ट्रेवल करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इस तरीके से ये ट्रेवल करते हुए आपके पास आते जाते रहते हैं, सो ऑन, इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से ट्रेवल करते हुए सो ऑन आगे बढ़ते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं इसको सही कर दूं। दिस इज क्लियर, एक मिनट। दिस इज द, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। वेव प्रोपगेशन तो आप देख ही रहे हो भैया, वेव प्रोपगेशन सीधी लाइन में है इस तरीके से। और ये मैं मान लिया कि भैया ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। थोड़ी ड्राइंग करते करते हम लाइन इधर उधर चली जाती है, बट आपके समझने के लिए आई होप सो इट विल हेल्प यू। ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या कोई दिक्कत वाली बात है। और ये जो लाइन है ये क्या है, वेव प्रोपगेशन है। वेव प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड एक्सिस, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अब इन सारे वेव्स को, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनको डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने से जो स्पेक्ट्रम हमें मिला, उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, the arrangement of different electromagnetic waves in decreasing frequency and increasing wavelength gives you a spectrum is known as electromagnetic wave spectrum। जैसे कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी तो मैंने लिख दिया भैया कॉस्मिक रेज, ओके। उसके बाद मैंने लिख दिया गामा रेज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम, उसके बाद होती है बच्चा एक्स रेज, ओके। उसके बाद आपकी आ जाती है यूवी रेडिएशन, यूवी रेज। देन आपके बीच में आ जाता है कौन, विजिबल। देन आपका कौन आ जाता है, इंफ्रारेड। देन आपका कौन सा आ जाता है, माइक्रोवेव। एंड देन कौन सा आ जाता है भैया, थोड़ा सा मैं इधर आ जाऊं, देन आपके आ जाते हैं कौन से, रेडियो वेव। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इस जगह से आप देख रहे हो जैसे ही हम इस साइड जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और अगर हम इस साइड जा रहे हैं वेवलेंथ के टर्म में तो हो जाएगा वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, यानी कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई म्यू लिख दूं, एंड लो लेमडा। इससे क्या साबित होता है, जो रिलेशन है लेमडा और फ्रीक्वेंसी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक ज्यादा तो दूसरा कम। अच्छा, अगर मैं यूवी रेस की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल रेंज में आ जाऊं, यूवी और ये बीच में क्या होता है,
इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड और यूवी, और यहां पे आता है आपका क्या, विजिबल, विजिबल रीजन यहां पे वॉयलेट आता है बच्चों, और यहां पे रेड आता है। याद रखना मैंने क्या बोला, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, लो, लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, हाई। याद रखना वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई, और वेवलेंथ क्या होता है, लो। इस चीज को समझ लेना बच्चों। इसीलिए इंफ्रारेड रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लो होती है लेकिन वेवलेंथ हाई होता है, और अगर यूवी रेडिएशन की बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ क्या होता है, लो होता है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि इधर जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और ऐसे जाऊंगा वेवलेंथ के टर्म से वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ये बहुत काम आता है, और एक बार मैं आपको बार बार बता दूं, इसीलिए आपको जितने भी सिग्नल होते हैं, आपने सिग्नल देखा होगा रेड लाइट के, गाड़ी के जितने भी बल्ब होते हैं जिसमें वो रेड लाइट के होते हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना बच्चों, वो काफी ज्यादा होता है और वो दूर से ही दिख जाता है कि भाई रुक जाओ, खतरा है, इज डेंजर। इसीलिए ये चीजें बहुत समझने की बात है। इन सब में ये सब एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आते हैं, क्योंकि यूवी मतलब क्या, जिसका वेवलेंथ भैया 3900 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाए वो यूवी रेडिएशन में आ गया, और जिसका वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाए वो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमेशा याद रखना, हीटिंग इफेक्ट, जो सनलाइट से हमें गर्मी मिलती है ना, हीट जो होती है वो इंफ्रा रेडिएशन के चलते होते हैं, और जो स्किन कैंसर होता है वो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट, ये तो ट्रैप कर लेते हैं, ये तो ओजोन लेयर ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन सारे को ट्रैप नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा धूप में रहोगे तो सनबर्न हो जाते हैं, कहते हैं ना स्किन में प्रॉब्लम इसीलिए होते हैं क्योंकि यूवी रेडिएशन का कुछ ना कुछ पार्ट हमारे पास आता ही आता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम ने अरेंज कर दिया कि भैया इधर से इधर जाओ तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और वेवलेंथ इंक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं मैंने प्रूव करके बता दिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो रेडिएशन होते हैं, जो एमिटेड रेडिएशन, वो कंटिन्यूअस होते हैं, कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, लगातार आएगा। आप भी सोचते हो अरे सर बिल्कुल लाइट जलती है तो भैया तो कंटिन्यूसली दिखती है, बुझती जलती कहां है। लेकिन जब इसको हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो कभी भी जो रेडिएशन एमिट होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होता है। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करो कि जब किसी मेटल को हम गर्म करते हैं, आपने किसी लोहार के पास गए होंगे या कभी सोनार के पास गए होंगे, तो आप देखोगे जितना वो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, कलर चेंज, जैसे रेड, आपने लोहे को देखा पहले लाल होता है, फिर डल रेड होता है, फिर ब्राइट रेड होता है, फिर देखोगे ऑरेंज हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है, फाइनली व्हाइट। ये जो कलर चेंज है ना भाई, कलर चेंज इसलिए हो रहा है कहीं ना कहीं रेडिएशन टेम्परेचर से लिंक है, और कलर इसलिए चेंज होता है कहीं ना कहीं एनर्जी किससे लिंक है, फ्रीक्वेंसी से, तभी तो कलर चेंज है। अदरवाइज अगर लिंक नहीं होती तो एक ही कलर से आपके जलना चाहिए था, लेकिन बर्न करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये सारी चीजें मैं आपको एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट related to this topic, you can easily mail me, you can give your suggestion. So friend, time has come, because मैं अब इसको further नया topic introduce नहीं कर सकता, next class में definitely I will introduce. So be happy till then, bye bye, thank you so much.